दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिटेल जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को जानने से पहले सबसे पहले ये टर्म जान लेते हैं, पावर होता क्या है। क्लास 9th में आप लोगों ने पावर के बारे में पढ़ा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे अब क्लास 10th में। तो अगर नॉर्मल पावर को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो उसको बोलेंगे द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ये नॉर्मल पावर की बात हो रही है, अभी इलेक्ट्रिक पावर की बात नहीं हुई है। तो नॉर्मल पावर को अगर हमको डिफाइन करना हो, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि कोई इंसान है अगर, ठीक, ये इंसान है तो ये कोई अगर काम कर रहा है, मतलब रन कर रहा है, क्या कर रहा है मतलब वर्क, रन कर रहा है मतलब दौड़ रहा है। तो कोई एक काम कर रहा है, तो इस काम करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किससे लेता है? फूड से। ठीक, तो यही एनर्जी क्या होता है, इस एनर्जी का कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेता है ये, और जितना पार्ट ये कंज्यूम करेगा केवल उतना ही वो दौड़ पाएगा। तो क्या होगा? एनर्जी कंज्यूम्ड। काम करने के बाद कुछ न कुछ एनर्जी उसकी कंज्यूम्ड हो जाएगी। ठीक, तब वो क्या फील करेगा? टायर्ड फील करेगा। ठीक है, तो इसी अगर पावर को, अगर इसके पावर को हमको डिफाइन करना है कि इस लड़के का पावर क्या है, तो ये पावर हम डिफाइन करेंगे कि ये पर यूनिट टाइम में कितना काम कर पा रहा है। ठीक, तो इसके पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि पर यूनिट टाइम में, अगर हम टाइम को अगर 1 सेकेंड मान लेते हैं, तो 1 सेकेंड में ये कितना काम कर पा रहा है, कितना जूल काम कर पा रहा है, उसी को बोलेंगे कि इस लड़के का ये पावर होगा। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा आपको। तो अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में समझते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा अपने अंदर। ठीक, किस लिए? कुछ काम करने के लिए। ठीक है, मतलब तो हम क्या कहेंगे कि अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो काम भी कर रहा होगा। जैसे समझ लेते हैं, अगर ये मान लेते हैं हम, ये बल्ब है। ठीक, बल्ब को मैंने पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। पावर सोर्स, ये पावर सोर्स क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और यही क्या प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोवाइड करने से ये किसको मिलता है? करंट को। इसके अंदर करंट फ्लो करने लगता है। ठीक, तो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो कुछ काम भी करेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा ये, तो कुछ वर्क करेगा। और ये वर्क किस में यूटिलाइज होगा? इस बल्ब को ग्लो कराने में। ठीक है, मतलब ये जो करंट है ये इस बल्ब को ग्लो कराया, मतलब कुछ काम किया। और ये काम कैसे कर पाया? जब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर को भी सेम तरीके से हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। वहां पर क्या था? रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब अगर नॉर्मल पावर को हम डिफाइन करना चाहें तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब जिस रेट से वो काम को कर रहा है उसी को बोलेंगे नॉर्मल पावर, जो भी हम मैकेनिक्स में करते हैं पावर को। अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक, इलेक्ट्रिकल वर्क, द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट टाइम। तो पावर को क्या ले सकते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में? पावर इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन कौन सा? इलेक्ट्रिकल वर्क अपॉन टाइम टेकन। मतलब इस वर्क को करने में कितना टाइम ले रहा है। अब इस पावर को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल P से डिनोट करते हैं। वर्क डन को W से, ये पता होगा हम लोग को, पोटेंशियल डिफरेंस में भी पढ़ चुके हैं। टाइम को स्मॉल t से।
ठीक है। और इसके अगर एसआई यूनिट की बात करें हम, पावर की एसआई यूनिट, तो जैसा कि हमको पता है वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक। और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड हो गया, ठीक। जूल पर सेकेंड किसका यूनिट हो गया, पावर का यूनिट। तो इसी को हम बोलते हैं, जूल पर सेकेंड को ही बोलते हैं हम वॉट, WATT, वॉट, ठीक। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल W से। तो सर जेम्स वॉट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पावर के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया था। उन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, ठीक। तो उन्हीं के सम्मान में जितने भी पावर, जहाँ पर भी पावर वर्ड आता है तो वहाँ पर हम यूनिट जो यूज़ करते हैं ऐसा यूनिट के फॉर्म में वो यूज़ करते हैं वॉट को, ठीक है। तो पावर के बारे में इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए अब पावर को आगे डिफाइन करते हैं। जैसे अब अगर 1 वाट को हम डिफाइन करना चाहें, 1 वाट को, तो जैसा कि हम जानते हैं P = W/T होता है। अगर सबकी जगह पे हम 1 पुट कर दें, मतलब P को हम 1 वाट पुट कर दें और W को हम पुट कर दें 1 जूल, और ये 1 सेकेंड टाइम को पुट करते हैं 1 सेकेंड। 1 वाट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 जूल काम को करने में अगर हमको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो हम बोलेंगे हमारे अंदर 1 वाट का पावर है, ठीक है। 1 वाट का डेफिनेशन ये बन गया। ये जो वाट हम लोग पढ़े हैं ये क्या है, स्मॉल यूनिट ऑफ पावर है। अगर हम लार्ज यूनिट की बात करें, मतलब बिगर यूनिट की बात करें, तो जैसे सभी में जैसा जनरली यूज करते हैं हम लोग बिगर यूनिट, जैसे मीटर को किलोमीटर यूज करते हैं, ठीक। वैसे ही क्या है यहाँ पर भी बिगर यूनिट किलोवाट, ठीक। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, KW। और 1 किलोवाट की वैल्यू क्या होती है, अगर 1 किलोवाट का वैल्यू हम निकालना चाहें वाट में तो 1000 वाट होगा। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि वर्क डन हम कर पा रहे हैं किस वजह से, जितना हम एनर्जी को कंज्यूम कर पा रहे हैं, ठीक। जितना हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसी को हम वर्क डन, काम कर पा रहे हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि हम काम कैसे कर पाते हैं, जब हमारे पास एनर्जी होती है तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम कंज्यूम कर पाते हैं उतना ही हम वर्क कर पाते हैं। तो इसी वर्क डन की जगह पे हम एनर्जी कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं ना, एनर्जी कंज्यूम्ड। इसी वर्क डन की जगह पर अगर हम रख दें एनर्जी कंज्यूम्ड, तो पावर का अब डेफिनेशन क्या बन गया, पावर इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो पावर का एक और डेफिनेशन बन गया एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में। तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर, मतलब एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो इसी से फिर से हम 1 वाट का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो 1 वाट, अब एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी का क्या होता है यूनिट, इसकी भी यूनिट जूल होती है। तो 1 वाट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर P इक्वल्स टू E/T लिखे हम, ये क्या एनर्जी कंज्यूम्ड को हम E से दिखा रहे हैं, ठीक, E से शो कर रहे हैं। तो 1 वाट इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो इलेक्ट्रिकल की लैंग्वेज में हमको बोलना है अगर कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड तो उसका पावर क्या होगा, 1 वाट। अगर कोई भी डिवाइस है, मान लीजिए कोई भी डिवाइस है, ठीक, कोई भी डिवाइस है और ये एनर्जी खा रहा है 1 जूल, मतलब एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 1 जूल पर 1 सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है अपने अंदर, उस डिवाइस का जो पावर होगा वो होगा 1 वाट का, ठीक है। उस डिवाइस की पावर रेटिंग क्या होगी, 1 वाट। तो अब चलिए फार्मूला देख लेते हैं, फार्मूला ऑफ पावर, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अगर हमको पावर निकालने को बोल दिया जाए कि इसका क्या है पावर, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मूला बनता है। तो हम लोग जानते हैं क्या, P इक्वल्स टू होता है वर्क डन वो कौन सा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम। ये पावर का ये फॉर्मूला होता है, मतलब पावर का ये डेफिनेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये डेफिनेशन है। हमको फार्मूला किस में बनाना है, क्योंकि हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस यूज़ करते हैं, करंट यूज़ करते हैं, ठीक, और कितने टाइम तक हम यूज़ कर पा रहे हैं उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को,
वो सब यूज़ करते हैं। तो मेनली हमको किसको पावर का फार्मूला हमको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में हमको पावर का फार्मूला निकालना है। तो वो देखिए कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए हम लोग को अगर डिफाइन करना हो कि अगर करंट, देखिए पहले सर्किट बना लेते हैं हम। अगर मैंने किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V और उसके थ्रू I करंट पैदा हो गया, तो इसका हम वर्क डन क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या लिख सकते हैं कि करंट द्वारा जो काम किया गया हो, ठीक, करंट के द्वारा जो काम किया गया हो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रेजेंट में, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैंने इस पे लगाया हुआ है, ठीक, और कितने टाइम तक हम लगाए हुए हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को, कितना टाइम तक वो काम कर रहा है, ठीक, सबका मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन हमको अगर हमको किसी सर्किट का निकालना हो तो कैसे करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, उस सर्किट में, और उसके द्वारा जो करंट फ्लो कर रहा है, वो करंट कितने टाइम तक फ्लो करेगा उस काम को करने के लिए, काम मतलब इस मान लीजिए कोई बल्ब है तो उसको ग्लो कराने के लिए कितने टाइम तक हमको उसमें फ्लो कराना है करंट को, सबका मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो वही क्या होता है, वर्क डन हमारा होता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमको समझने के लिए इसको नॉर्मली लिखते हैं V × I × T के फॉर्म में। ठीक, ये इक्वेशन कहाँ से आया ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि V = W/Q होता है। ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का जब कॉन्सेप्ट बताया था तो ये फॉर्मूला आया था। ये क्या था, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, ये चार्ज है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू, तो यहाँ से हम अगर W की वैल्यू निकालना चाहें तो W को क्या लिख सकते हैं, V × Q। ठीक, अब हम करंट का फॉर्मूला अगर जानते हैं, करंट को क्या होता है, Q/T, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालना चाहें, Q को क्या लिख सकते हैं, I × T। अब इस Q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, V × Q की जगह पे I × T लिख देंगे तो I × T। तो W की ये इक्वेशन आ गया, W = V × I × T आ गया। ठीक है, तो यही देखिए इक्वेशन ये वाला है। तो मेनली ये जो इक्वेशन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है वो आया कहाँ से, यहाँ से, इस कॉन्सेप्ट से आया है ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया ये मैंने डिस्कस कर दिया अभी। तो अब इस पावर की जगह, मतलब इस वर्क डन का फार्मूला ये हमने निकाल दिया, इस वर्क डन के फार्मूले को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो पावर का फार्मूला क्या आ जाएगा, अब क्या लिख सकते हैं हम पावर को, पावर = वर्क डन के पे क्या रखेंगे, V × I × T, V × I × T। डिवाइड बाय क्या है, टाइम तो पहले से, टाइम मतलब T पहले से ही है, तो T से T कट गया तो क्या बचा, V × I। तो पावर = क्या आ गया, V × I, या सिंपली VI बोलते हैं। ठीक, या सिंपली VI बोलते हैं, P = VI। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला किस में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के फॉर्म में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अगर हमको चाहिए करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे, V = क्या होता है, IR हमको पता है, ओम्स लॉ के थ्रू V = IR होता है। अब इस इक्वेशन में P = VI की जगह पे, V की जगह पे क्या रख देंगे हम, IR। तो देखिए रख के देखते हैं, P = क्या आ गया, V की जगह पे हम रखेंगे I × R, और I तो पहले से था, यहाँ पर I तो पहले से ही था, तो क्या हो गया, I × I ² × R। तो P का फार्मूला किस में आ गया, करंट और I और R के फॉर्म में, मतलब करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ गया। अब एक थर्ड फार्मूला होता है V & R के फॉर्म में। देखिए V & R के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इस ओम्स लॉ के थ्रू I का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, I = V/R लिख देंगे। ठीक, यहाँ से R को उधर भेजेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो I = V/R। तो अब यहाँ पर हम I की जगह पे क्या रख देंगे, V/R। तो P = क्या गया, V × V/R। ठीक, तो क्या होगा, V² R, V × V²। ये तीन फार्मूला बना, 1, 2 और ये 3। ठीक, इन तीनों फार्मूले को आपको याद होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि यूज़ होगा पावर रेटिंग निकालने में, न्यूमेरिकल में। अब देखिए हर डिवाइस जो भी हम यूज़ करते हैं, बल्ब, फ्रिज, AC, कूलर, TV,
ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक हीटर, कोई भी डिवाइस हम यूज़ करते हैं तो उस पर लिखा होता है रेटिंग, जैसे 220 वोल्ट तो लिखा ही होता है और साथ में उसका पावर लिखा होता है। मान लीजिए हम 100 वाट का पावर का यूज़ कर रहे हैं बल्ब, ये एक बल्ब पर लिखा हुआ है, बल्ब आप खरीद के लाएंगे 100 वाट का, उसके पीछे आप देखेंगे ढक्कन पे तो उस पर लिखा रहेगा 220 वोल्ट 100 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 220 वोल्ट तो गवर्नमेंट देती है सप्लाई हमारे घर पे, इसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, तो 220 वोल्ट तो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है हमारे घर पे। अब ये 100 वाट का मतलब क्या होता है कि वो जो बल्ब है वो उसकी पावर क्या है, वो 100 वाट। इस 100 वाट का मतलब क्या, ये समझ लीजिए P को क्या होता है W/T। ठीक, अगर T को हम 1 सेकंड मान लें, मतलब 1 सेकंड में हम कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 100 वाट का बल्ब, वो निकालना चाहें तो W क्या आएगा P। ठीक, तो P की जगह पे अगर हम P की वैल्यू रख दें तो कितना आएगा, W मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा 100 वाट। 100 वाट तो लिख नहीं सकते क्योंकि वर्क क्या होता है, जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल। तो मतलब हम 1 सेकंड का निकाला है तो पर सेकंड। तो मतलब ये बता रहा है ये बल्ब कि अगर किसी बल्ब पर लिखा हुआ 100 वाट तो वो 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है हर 1 सेकंड पर। मतलब हर 1 सेकंड, पहले सेकंड पे कितना कंज्यूम करेगा 100 जूल, फिर दूसरे सेकंड पे, मतलब सेकंड ही है, सेकंड, ठीक, फिर 100 जूल, फिर थर्ड सेकंड पे फिर 100 जूल। मतलब हर 1 सेकंड पर ये 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये होता है, यही बल्ब है। इसी पर अगर लिखा होगा फ्रिज मान के चलते हैं, अगर 700 वाट का है तो वैसे ही 700 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा हर 1 सेकंड पर। ठीक है, सिंपली समझ सकते हैं आप। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अगर हमको क्वेश्चन में दे दे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, अगर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि कोई एक डिवाइस है उसका पावर दे दिया है और मुझे पूछ रहा है कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक, वो निकालिए। तो हमको पता है पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। ठीक, यही वर्क डन कैसे आया, जितना एनर्जी कंज्यूम किया उसी वजह से काम कर पाया। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब पावर बता रहा था मैं, तो कैसे मैं बताया था कि हमारे पास एनर्जी तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खा रहा है, मतलब अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है, उतना ही काम कर पाएगा। तो एनर्जी कंज्यूम किसके बराबर हो गया, वर्क डन के। तो इसी वर्क डन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक, तो अब एनर्जी कंज्यूम्ड अगर निकालना हो हमको, एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। टाइम को किससे डिनोट करते हैं, टी से। एनर्जी कंज्यूम को किससे लिखेंगे हम, ई से डिनोट करेंगे। तो ई इंटू पी इंटू ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। ठीक है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड है, तो अगर किसी भी डिवाइस का पूछेगा कि एनर्जी कितना ये कंज्यूम कर लिया, तो क्या हम करेंगे, उस पर जितना भी रेटेड पावर लिखा होगा, उसके ऊपर जितना पावर लिखा होगा और वो कितने टाइम तक यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो कितने पावर का डिवाइस है और वो कितने टाइम तक हम यूज़ कर रहे हैं, वही क्या बताएगा हमको कि कितना एनर्जी उसने कंज्यूम कर लिया। मान लीजिए 100 वाट का बल्ब हम ले आए और यूज़ कर रहे हैं हम 1 घंटे तक। ठीक है, मान के चलते हैं हम, अगर टाइम को हम 1 घंटा यूज़ कर रहे हैं 1 आवर, हमने 100 वाट का बल्ब ले लिया है। ठीक, तो क्या हो गया, मतलब 100 वाट 100 वाट इंटू 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक, तो कितना आ गया 3600 फिर 00, ये हो गया वाट सेकेंड, मतलब जूल। मतलब इसने कितना, अगर हम 100 वाट का बल्ब ला रहे हैं और हमने 1 घंटे तक यूज़ किया, मतलब कितना तब यूज़ कर पाएंगे हम, कितना एनर्जी उसने कंज्यूम कर लिया उस बल्ब ने, 3 लाख। मतलब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल। ठीक है, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो इतना आएगा। तो मतलब 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल इसने एनर्जी कंज्यूम कर लिया अगर 100 वाट के बल्ब को हम 1 घंटे तक चलाते हैं। ठीक है, इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। अब इसी पावर को हम
तो ये देखिए पावर किस पे डिनोट कर रहा है, पावर रेटिंग उस पर कितना है, सॉरी एनर्जी कंज्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है कि पावर रेटिंग कितना है उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का, और कितने टाइम तक हम ही उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं। वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कौन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए ये तो काफ़ी छोटा वाट अगर हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक, तो वो काफ़ी छोटा यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ वाट की जगह पे हम किलो वाट यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो हम कमर्शियल के लिए यूज़ करते हैं, हम कमर्शियल मतलब अपने घर या फिर इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो वो बड़ा यूनिट, बिगर यूनिट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम के लिए। तो यूनिट क्या होती है, किलो वाट आवर। ठीक है, तो इसी को हम डेली लाइफ अपने बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में यूनिट। यूनिट मतलब क्या कि हम लोग बोलते नहीं है जनरल लैंग्वेज में 10 यूनिट की बिजली हमने खर्चा कर दी, इसलिए बोला जाता है जनरल लैंग्वेज में। ठीक, तो 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे बोलते हैं ना कि 100 यूनिट इस मंथ में एनर्जी मैंने कंज्यूम कर ली, मतलब एनर्जी कंज्यूम हो गया हमारे घर या फिर इंडस्ट्री में। तो किलोवाट आवर को जनरल लैंग्वेज में हम यूनिट बोलते हैं। ठीक, तो अब किलोवाट आवर को हमको डिफाइन करना हो, 1 किलोवाट आवर को, कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है। तो 1 इसका मतलब क्या है कि 1 किलोवाट डिवाइस को अगर हम 1 घंटे तक यूज़ करते हैं, ठीक, तो बोलेंगे हम कि उसके अंदर एनर्जी कितनी कंज्यूम हो गई, 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लिया वो डिवाइस। अगर ये हीटर है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1 किलोवाट, अगर हम इसको 1 घंटे तक यूज़ कर लेते हैं तो हम बोलेंगे कि 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम कर लिया, ये इसने एनर्जी कंज्यूम कर लिया इस हीटर ने। ठीक, अब चलिए देखते हैं 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है। किलोवाट आवर एंड जूल में क्या रिलेशन है, हम लोग पता है क्या, 1 किलोवाट आवर मतलब क्या लिखेंगे कि 1 किलोवाट का डिवाइस 1 घंटे के लिए यूज हो गया, 1 किलोवाट पावर 1 घंटे के लिए यूज हो गया। 1 किलोवाट क्या लिखेंगे, 1000 वाट फॉर 1 आवर। ठीक, 1000 वाट फॉर मतलब इनटू, और 1 आवर मतलब 60 मिनट और 60 सेकेंड। तो किस में सेकेंड होगी, सेकेंड में चेंज हो गया, वाट सेकेंड में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3600 आएगा। 3600 इंटू ये कितना है 1000, कितना आ गया वाट सेकेंड। इस वाट सेकेंड को क्या बोलेंगे, जूल। ठीक, वाट सेकेंड को क्या बोलेंगे, जूल। तो कितना आ गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 6 जूल। तो ये बोलेंगे कि 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ठीक है, 10 टू द पावर 6 जूल होता है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक आता है अब इस चैप्टर का, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। पहला तो हीटिंग होता है, और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक, ये सब यूज़ करेंगे। और भी इफेक्ट्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। तो हेडिंग ये हमारा होगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी को बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है बोर्ड के एग्जाम से। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या है, आप देखे होंगे जब भी घर में आप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई अप्लायंस इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर यूज़ करता है, तो कुछ वर्क करता है, कुछ वर्क करेगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा अपने अंदर, कंज्यूम करेगा तो फिर कुछ वर्क करेगा, वर्क करेगा तो फिर वो कुछ फॉर्म ऑफ हीट में कन्वर्ट होता है। अब ये क्यों होता है कन्वर्ट, हीट क्यों होती है, तो देखिए इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, कोई कंडक्टर है,
तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ पॉजिटिव आयंस होते हैं, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव आयंस होते हैं इसके अंदर, और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। और हमने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अगर लगा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं काफ़ी ज़्यादा, मान लीजिए है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लगा दिया, तो इसके अंदर करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये होगा और करंट का फ्लो ये होगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये रास्ते में टकराते हुए जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग इलेक्ट्रॉन से, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो, और साथ में किससे टकराएगा, इस पॉजिटिव आयन से भी टकराते हुए जाएगा। तो अब इस पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन से टकराते हुए कुछ एनर्जी को लॉस करेगा ना, ये कुछ एनर्जी को लॉस करेगा, तो उस एनर्जी को लॉस करने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए, मतलब कुछ काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक, ये वर्क कर रहा है यहाँ पर, मतलब अपने टकरा रहा है, ये टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है, ठीक, बेसिकली क्या हो रहा है, कोलिजन। तो इस कोलिजन, ये कोलिजन कर रहा है, तो कोलिजन कराने वाला कुछ काम कर रहा है। अब इस काम को करने के लिए इसके पास कुछ एनर्जी की ज़रूरत चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर भी कंज्यूम होती है, तो वो एनर्जी कंज्यूम होती है और वही वर्क में ट्रांसफर होता है, वर्क में ट्रांसफर होता है, वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में, ठीक। तो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है, इस वर्क को, मतलब ये जो अंदर वर्क है चार्ज का, उस चार्ज के वर्क को ओवरकम करने के लिए यूज में आ जाती है, ठीक। तो वही एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अब हीट में। तो अब देखिए ये कैसे कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमको पता है कि V इक्वल्स टू डब्ल्यू आई क्यू होता है, हमको पता है, ठीक, V इक्वल्स टू डब्ल्यू आई क्यू होता है। अब हमको वर्क निकालना है अगर कि कितना काम ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है इस टकराने के बाद, तो वर्क इक्वल्स टू क्या होगा, V इंटू क्यू। अब V का फॉर्मूला हम जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू क्या होता है, IR, ठीक। I का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, Q इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू टी, ठीक। Q की जगह क्या रख देंगे, I इंटू टी। अब देखिए I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, ये R तो है ही और T है ही, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, आई स्क्वायर R इंटू टी। ये क्या हो गया, वर्क डन, मतलब इस इलेक्ट्रॉन द्वारा इस टकराने में कुछ काम हो रहा है, और वो काम कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। तो हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर R इंटू टी, ठीक। यही वर्क जो कर रहा है, इस वर्क को कौन करवा रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये मेंटेन कर रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, बाद में हीट डिसिपेट कर रही है, हीट को फैला दे रही है, अपने आसपास हीट डिसिपेट कर रही है। तो यही हीट डिसिपेट, यही वर्क जो होगा हीट डिसिपेट के फॉर्म में बाहर इसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इसी क्वेश्चन को बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक। अब इसी हीटिंग इफेक्ट को ये हर जगह पे यूज में नहीं आता, इसका कुछ एप्लीकेशन भी है और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, ठीक, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, ठीक। और भी जितने अप्लायंसेस यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, और भी जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं जिसमें हीट की ज़रूरत होती है, वहाँ हम इस फिनोमेना को यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कंज्यूम कर देता है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद ये हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तब हम इसको यूज़ कर पाते हैं। और इसका सेकेंड यूज़ क्या होता है कि बल्ब बनाने में यूज़ करते हैं। जो पुरानी बल्ब आती थी फिलामेंट वाली, और फिलामेंट किस मेटल की होती है, टंगस्टन की, ठीक। और इस टंगस्टन के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो करंट को ज़्यादा ये अपने अंदर खींचेगा, तो रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये क्या हीट जनरेट करेगा, और यही हीट किस में लाइट कन्वर्ट होती थी, तो यही बल्ब होता है, ठीक। बल्ब में इसका यूज होता है। थर्ड इसका यूज है फ्यूज वायर में, इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर में। फ्यूज वायर आपने देखा होगा, इस तरह का बना होता है, और ये किस में यूज होता है, जहाँ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं, जैसे एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन आपने देखा होगा, जैसे कंप्यूटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए 5-6 पोर्ट का एक एक्सटेंशन होता है, तो उस पर एक लगा होता है डिवाइस स्टार्टिंग में, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर। इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है कॉपर की, जिसकी रेजिस्टेंस तो हाई होती है, जिसकी रेजिस्टेंस को हम हाई कराते हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम।
मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है कम होता है। तो अगर इसके अंदर हाई करंट फ्लो करेगा, ठीक, कभी कभी क्या होती थी पहले फ्लक्चुएट करता था वोल्टेज, फ्लक्चुएट वोल्टेज करता था तो फिर करंट उसमें हाई हो जाती थी, करंट हाई हो जाती थी, ये क्या होगा, करंट हाई होगी तो इसके अंदर क्या होगा, हीट जनरेट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका कम है, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक कर देगा, जिसके वजह से हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड हैं इस एक्सटेंशन से वो बच जाएंगे जलने से। ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर ये एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट का। और इसके लॉस होते हैं किसमें, नॉर्मल अगर आप वायर यूज़ कर रहे हैं काफ़ी देरी तक अगर यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक, तो आपका वायर जो होगा हीट हो जाएगा, हीट करने की वजह से वो वायर डैमेज भी हो सकता है। ठीक, तो वहाँ हमारा डिसएडवांटेज भी है हीटिंग इफेक्ट का और एप्लीकेशन भी कुछ है। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं से फिनिश होता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो चार्ज का फॉर्मूला Q=N×E आया था। ठीक, हम लोग स्टार्टिंग के फॉर्मूले से यूज़ करते हुए सबसे लास्ट फॉर्मूला जो कि हम ये पढ़ा है यहाँ तक, जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकेंगे हमसे, हम लोग बहुत से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं।